नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टीवी शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान के चला रहे हैं। ये 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करिए। साथ ही हिंदी की भी पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। ठीक है, अभी मेन टॉपिक से क्वेश्चन उठा के कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके बाद हम हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, हिंदी जिसकी मेन भाषा है। इसके बाद हिंदी इंग्लिश जिसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो आप इन सब वीडियो से ज़रूर पढ़ें, इससे आपकी तैयारी अवश्य मजबूत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, जो कि रीजनिंग का है। ठीक है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जैसे जैसे बोलते जाएं, बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, ए बी सी डी ई, ये कितनी नदियां हैं? 5। ए बी से छोटी है, तो आपने मैथ में ऐसे और ऐसे वाले सिंबल वाले सम्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ए बी से छोटी है, तो जो जो कहता जाए वैसा वैसा हम सिर्फ करते जाएंगे। कह रहा है ए जो है वो बी से छोटी है, यानी कि छोटा होगा तो बी बड़ा होगा, तो बड़े के साइड ऐसा मुँह, मगर ई से लंबी है, तो ये ई से लंबी है, तो ये हो गया ई हमारा। तो इससे ये लंबी है, तो ए लंबी हुई ना, तो इस तरह साइन मैंने लगा दिया। आगे सी सबसे लंबी है, तो सी को हम ऐसे सर्कल कर देते हैं। इन जो 5 नदियां हैं इसमें सी सबसे लंबी है। ठीक है, डी बी से बहुत छोटी है, तो बी से ये बहुत छोटी है। कौन? डी। तो डी छोटी होगा तो बी की तरफ हमारा मुंह खुला रहेगा और डी की तरफ हमारा मुंह बंद रहेगा, तो डी छोटी हो गई। और ए से कुछ लंबी है। ठीक है, यानी अब यहाँ पे ए की बात हुई है, तो ए हमारा, ये ए से कुछ लंबी है, तो डी हमारा जो है ए से बड़ी होगी। आगे तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो इसमें सबसे छोटी नदी देखिए अकेला ई आया। तो रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आता है तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए, इसका एक नियम है जो कि आपको ध्यान रखना है कि चाहे अधिवर्ष हो या चाहे वर्ष हो, ठीक है, 1 मार्च और 22 नवंबर को सप्ताह का एक ही दिन पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि 1 मार्च शुक्रवार से 3 दिन बाद 1 मार्च है, तो शुक्रवार से 3 दिन हम बात करेंगे, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, 3 दिन निकला। तो चौथा दिन कौन सा दिन हुआ? मंगलवार। ठीक है, तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? मंगलवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है, ठीक है, किसी वर्ष कोई भी मान लेंगे, तो उसी वर्ष यानी सेम वर्ष की बात हो रही है, 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो अगर 5 फरवरी और 10 अगस्त, ठीक है, ये वर्ष हुआ, यहाँ ऐसे लिख लेंगे 5 फरवरी और ये हो गया हमारा 10 अगस्त। ठीक है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? हमारा ईयर सेम है क्योंकि लिखा है उसी वर्ष, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, हमको इसमें 5 फरवरी को इसने शुक्रवार बताया है, तो 5 फरवरी को शुक्रवार है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा? 5। ठीक है, तो 5 आगे प्लस, देखिए फरवरी मंथ में और से लेकर अगस्त मंथ में जितने भी मंथ हुए हैं, ठीक है, तो इसमें जितने ऑड दिन बचे हैं, विषम दिन, उनको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। अगस्त को हम काउंट नहीं करेंगे, अगस्त से पहले जुलाई तक ही हम काउंट करेंगे क्योंकि पूरा अगस्त नहीं ऐड किया गया है, सिर्फ 10 अगस्त तक बात की गई है। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? यहाँ पे 5 बचा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम 5 प्लस फरवरी में कितने कितने दिन होते हैं? 28 दिन। ठीक है, तो 28 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा सारा कट जाएगा। ठीक है, देखो 7 चौ 28। ठीक है, तो एक भी दिन मतलब एक भी शेष नहीं बचा, तो फरवरी का दिन ऐड नहीं होगा। इसके बाद मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। ठीक है, जब 31 को हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा 3 शेष बचेगा, तो +3। इसके बाद आता है अप्रैल, जब 30 दिन होते हैं अप्रैल में जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा 2 दिन शेष बचेगा। इसके बाद मई में भी 3 दिन शेष, फिर मई के बाद जून में 2 दिन शेष। ठीक है, इसके बाद जुलाई में 3 दिन शेष। अब इन सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है? देखिए 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13 और 5
18। तो इन सबको जोड़ने पर हमारा 18 बना, ठीक है। इसके बाद जब हम 18 को 7 से भाग देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखिए 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी 14, यानी 14 हुआ ना, 18 में 14 गया तो कितना बचा, 4, ठीक है। 18 में 14 गया तो 4 बचा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फरवरी का जो एक दिन था उसको हम ऐड नहीं करेंगे, हाँ यहाँ पे आंसर देखिए 4 आया, तो इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सोम मंगल बुध, ठीक है। तो बुधवार या बृहस्पतिवार, ठीक है, तो इसके आसपास का दिन इसमें बुधवार या मंगलवार दिया हुआ था, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा दिन हमारा, पहला दिन सोमवार होता है, ये ध्यान रखिएगा, तो सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, और बुधवार, हाँ सॉरी इसमें वो प्लस करना है, जैसे हमारा ये इधर बन गया था 4, ये 4 हुआ था, और शुक्रवार कौन सा दिन होता है, 5वां दिन होता है, ठीक है। तो 4 5 कितना हो गया, 9, ठीक है। अब 9 को जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 इकन्ने 7, 2 शेष बचेगा। तो दूसरा दिन हमारा कौन सा होता है, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, ठीक है। जब इसको ऐसे भाग देंगे तो यहाँ 2 शेष बचेगा, तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तो इसका आंसर मंगलवार या बुधवार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको करना है, फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले हम जो मंथ है, महीने में, उसका अंतर निकलवाएंगे, फिर इसके बाद सबको 7 से डिवाइड करके ऑड दिन जितने बचे हैं मंथ और दिन को सबको जोड़ करके घटाएंगे। नहीं समझ में आया होगा तो इसका डिटेल क्लास रीजनिंग का अलग से चलाएंगे, मैथ और रीजनिंग का, आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आगे, यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो इसी तिथि को 1980 में कौन सा दिन होगा, ठीक है। 5 जुलाई सेम दिया हुआ है, 5 जुलाई, और इस 5 जुलाई सेम तिथि है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे फटाफट, ठीक है। 1996 और 1980 में कितने वर्ष का अंतर हो गया, 16 वर्ष का। 16 वर्ष में कुछ लीप वर्ष भी होते होंगे, लीप वर्ष निकालने के लिए हमें 4 से इसको भाग देना पड़ेगा, तो आएगा 4। इसके बाद जो भी 4 आया उसमें हम 16 में प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। इसके बाद 20 को जब हम 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, ठीक है। इसके बाद 6, तो बुध हमारा कौन से नंबर का दिन है, सोम मंगल बुध, तीसरे नंबर का दिन है, तो बुध 6 में से 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9। फिर 9 को जब हम 7 से भाग देंगे तो आएगा 2, तो सोमवार मंगलवार, तो इसका आंसर मंगलवार होगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया था, तो इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। बाकी इसकी डीपली क्लास अलग से बना दी जाएगी, ठीक है, जिसमें पहले आपको समझाया जाएगा, एक एक फार्मूले लिखवाए जाएंगे, इसके बाद समझाया जाएगा। अभी हमें आता है तो हम खाली मुँह से बोल के आप लोग को ऐसे ही बता रहे हैं। यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो बताइए कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा शुक्रवार, ठीक है। सेम तरीके से ही निकालना है, 15 जनवरी और अगस्त में, पहले हम 17 अगस्त में अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर 2 निकलेगा। इसके बाद हम सारे और दिन और को प्लस करते जाएंगे, जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 को जब हम 7 से भाग देंगे तो आएगा 3, ठीक है। ऐसे फरवरी में 28 दिन होते हैं और 28 को जब हम 7 से भाग देंगे तो आएगा 0, ठीक है। इसके बाद मार्च में भी हमारा आएगा 3, अप्रैल में आएगा हमारा 2, मई में हमारा आ जाएगा 3, जून में आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। जुलाई में आ जाएगा हमारा 3। अगस्त को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पूरा अगस्त नहीं दिया है, ठीक है। तो इन सब को काउंट करके जो भी बनेगा उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद सोमवार पहला दिन है, सोमवार को 1 मानते हैं तो 1 से प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर शुक्रवार आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गत कल से अगले दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन बाद आज कौन सा दिन है। तो इसमें गत अगले दिन का मतलब होता है कि पिछला दिन, ठीक है। तो पिछले दिन का पहला दिन शनिवार था, ठीक है। जो भी इसमें लिखा गया गत कल से अगले दिन, कल से
अगले दिन, यानी हम कल मान लेते हैं बुधवार था तो कल से अगले दिन हो गया बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहला दिन शनिवार। ये सब आपको घुमाने के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिएगा दिन शनिवार से, मेन यहाँ से शनिवार से 3 दिन बाद वाला दिन कौन सा होगा, तो शनिवार से देखिए इतवार सोमवार मंगलवार, 3 दिन हो गए ना, इतवार सोमवार मंगलवार, तो 3 दिन बाद वाला दिन होगा बुधवार। ठीक है। ऐसे ही एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ तो उस दिन मंगलवार था, तो 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा, तो इसका भी आंसर मंगलवार ही होगा। ठीक है, इसको सेम तरीके से निकालेंगे, इसका अलग से आपको कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उस वर्ष की निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा, तो देखिएगा आप लोग ध्यान रखिएगा, मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होता है, तो 5 मार्च को जो भी दिन रही होगा वही दिन 5 नवंबर को भी पड़ेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको सेम टू सेम रट लीजिए। आगे, यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है और अगला वर्ष 2 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा, अगर लीप वर्ष नहीं होता है तो जो 28 जनवरी को अगर सोमवार होगा तो 2 जनवरी को भी सोमवार होगा। ठीक है, ये दिन सेम ही होते हैं। अगर लीप वर्ष होता है तो एक दिन आगे बढ़ जाता है, मंगलवार हो जाता है। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन है। यदि हरा का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है नीला, तो ये सब आप लोग नहीं पढ़िएगा एग्ज़ाम में। सबसे आज में मेन चीज़ उसने पूछा क्या है, इस पे आप जब दिमाग जाएंगे तो आप लोग ये जो हरा का अर्थ, पीला का अर्थ, नीला का अर्थ लिखा है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें पूछा क्या है कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो मेन चीज़ हमें आकाश से मतलब है। आकाश आप सोचिए कि कैसा दिखाई देता है, तो आपने आकाश देखा होगा नीला दिखाई देता है, तो इन्होंने जहाँ कहीं पर भी नीले का अर्थ बताया होगा वही उसका आंसर होगा। तो लिखा है नीले का अर्थ नारंगी है, तो इसका आंसर नारंगी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि पुस्तक को घड़ी कहें, फिर से वही आ गया, तो इसको आप लोग नहीं पढ़िएगा, मेन चीज़ क्वेश्चन है पुस्तक को ले जाने के लिए प्रयुक्त कर क्या करेंगे। तो आप लोग सोचिए कि आप लोग अगर पुस्तक ले जाएंगे तो किस में ले जाएंगे, थैले में, बैग में, किसी में तो ले जाएंगे ना। तो आप लोग सोचिएगा थैले बैग में जब आप लोग पुस्तक को ले जाएंगे तो थैले बैग को इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने लिखा है शब्दकोश को खिड़की कहें, थैला बैग पहले ढूंढिए, तो ये देखिए लिखा है बैग को शब्दकोश कहें, यहाँ लिखा है ना बैग को शब्दकोश कहें, तो आंसर हमारा शब्दकोश हो जाएगा। पहले आप अगर क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, फिर आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग एक ट्रिक ध्यान रखिए, आप लोग पहले इसने मेन चीज़ पूछा क्या है कि अपराधी कौन पकड़ेगा, ये पूछा है ना, तो अपराधी आप लोग पहले सोचिए कि अपराधी कौन पकड़ता है, तो पुलिस पकड़ती है। तो आप ढूंढिए कि इन्होंने पुलिस को क्या कहा है, तो यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, देखो पहले दिया है ना पुलिस को क्या कहा जाएगा, शिक्षक, तो शिक्षक पकड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अभी आप लोग एग्ज़ाम में तो बैठे नहीं, अभी पढ़ लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोग मेन आंसर में ही आ जाइएगा कि उसने आखिर पूछा क्या है, तब आप लोग एक बार करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें भी यही लिखा है, ये कुछ स्पेलिंग्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके क्या लिखा है, दूसरे नंबर पे क्या है हमारा टी है, इसके बाद पाँचवें नंबर पे हमारा ए है, इसके बाद छठे नंबर पे हमारा एम है, इसके बाद 10वें नंबर पे हमारा ई है। ये आपकी आंखों का टेस्ट लेते हैं, इसको जो जो कहा गया उस हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर लास्ट में पूछा गया है इससे कुछ भी बनाए हमसे मतलब नहीं, उस वर्ड शब्द का तीसरा अक्षर क्या है, तो काउंट कर लीजिए, एक, दूसरा, ये तीसरा अक्षर क्या है हमारा, एम है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम। ठीक है, आगे 14, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के, एस बैठा है दाईं ओर टी के किंतु बाईं ओर पी के बीच में कौन बैठा है। तो हमको मेन चीज़ है, हमको क्या ढूंढना है कि पी के बीच में कौन बैठा है, और लोग कहाँ बैठे हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, देखो ये लिखा है ओ के, पी के दाईं ओ, क्या है, पी के बीच में कौन बैठा है, पी के बीच में पी बैठा है, तो बीच में देखिए इसको आप जब बैठा लिएगा तो ये जो पी होगा ना वो बीच में ही बैठा रहेगा। ठीक है, क्योंकि एम बाईं ओर है तो एम इधर हो गया, ओ के, ठीक है, ओ के बाईं ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ बैठ गया। आगे हो जाता है दाईं ओर है, दाईं
ओ के दाईं दाईं ओर कौन हो जाएगा, पी, ठीक है। पी के एस बैठा है, तो ये एस यहाँ बैठा है, टी के तो टी हो गया यहाँ, तो बीच में हमारा कौन आएगा, देख लीजिएगा, पी आ गया, बीच में कौन बैठा है, पी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, ठीक है। गीता सीता से अधिक सुंदर है, यानी सबसे ज़्यादा सुंदर कौन हुआ, गीता, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, और यानी सॉरी सबसे ज़्यादा सुंदर हो गया रीता, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, जो सीता है वो सबसे कम सुंदर निकली ना, तो इसका अर्थ निकलेगा कि सीता जो है गीता की जितनी सुंदर नहीं है, ठीक है। आगे भारत के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हम करेंगे, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, तो राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु, ठीक है। आगे भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना परसेंटेज पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, तो 6%, ठीक है। आगे भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ, तो 1990 से, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक आप लोग स्किप करके पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग का भला नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही कम समय में आप लोगों को 120 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। और कोई किसी का अगर हम सुन के पढ़ते हैं तो हमें जल्दी लर्न होता है, तो आप लोग उसको रिवीजन भी फटाक से कर सकते हैं जब चाहें। अगर आप लोग खुद से 120 क्वेश्चन पढ़ने बैठिएगा तो देखिएगा कि आप लोग को ज़्यादा समय लगता है या वीडियो से ज़्यादा समय लगता है, आप लोग को पता चल जाएगा। आगे भारत में परमाणु ऊर्जा या विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ, तो ये 15 नवंबर 1983 को, ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ, 15 नवंबर 1983 में, ठीक है। आगे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। आगे भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के अवार्ड, तभी तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है ना सिनेमा घरों में, इसीलिए। आगे भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इतिहास का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे भारत में शिक्षा एक क्या है, मूलभूत अधिकार है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको छांट के दिए जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, तभी एक दिन छोड़ के सीरीज़ बनाई जाती है। आगे भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था, वो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। आगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया, तो ये 2002 से, जो भी नियम है कि 52 सेकंड का राष्ट्रगान होगा और कोई भी हिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज के नियम हैं ये 2002 से लागू किए गए हैं। आगे कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, गोदावरी नदी, ठीक है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है, सोनपुर में, ये कहाँ है, बिहार में, है ना। आगे भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। ये फिर जनरल साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए, जो समुद्र से नमक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वाष्पीकरण करते हैं। आगे किस क्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित करते हैं, वो उसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ठीक है। जो वनस्पति तेल को घी में किस में परिवर्तित करेंगे, तो हाइड्रोजनीकरण करके। आगे सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है, एसिटिक अम्ल के कारण, ठीक। आगे पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एथाइलीन के बहुलीकरण के कारण, ठीक है। पॉलीथीन का जो औद्योगिकरण है ये एथाइलीन के बहुलीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो ये कार्बन, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा खनिज हो चाहे चट्टान हो, इसमें सबसे अधिक कार्बन पाया जाएगा। नेक्स्ट, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं, कार्बन, ठीक है। कार्बन के द्वारा सबसे अधिक यौगिक बनाए जाते हैं। गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों, क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हवा जो होता है
हवा भरेंगे तो चीज़ें विस्फोट हो जाती हैं, लेकिन हीलियम विस्फोटक नहीं होता है। आगे, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का क्या नाम है? मीथेन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़रूर क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। देखिएगा आगे, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है बैटरी बनाने में। ठीक, आगे, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? किसका? इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया में किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ध्यान रखिएगा, इथाइल अल्कोहल। आगे, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? गंधक को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि हवा से इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। गन पाउडर मिश्रण होता है क्या? किसका मिश्रण होता है? जो गन पाउडर होता है वो सोडा का, गंधक और लकड़ी के कोयले का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अणु। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु। इसके बाद परमाणु, है ना। हाइपो, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर कहलाता है सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो को क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है तो इसको सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। ठीक है, आम तौर पर। आगे, राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साफ तौर पे लिखा था, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर उठाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया? किसे? गोपाल हरि देशमुख को। आगे, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया, कहाँ से? चंपारण से। आगे, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली। नेक्स्ट, 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? ये प्रांतीय स्वायत्तता से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 से। ये सब तो आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूजन तो कहीं से होना ही नहीं चाहिए, वरना नेगेटिव मार्किंग आपको ले डूबेगा। देखिए, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? ये है गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। आगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, एससी बोस या सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। नेक्स्ट, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चौरा चौरी कांड के कारण। ठीक है, हमने असहयोग आंदोलन का पूरा वीडियो डिटेल वाइज बना रखा है, जहाँ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ ना हो और वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। तो आप लोग अगर असहयोग आंदोलन से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोग उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। आगे, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक, आगे, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ये है 352 से 356। जो केंद्र का और राज्यों का आपस में क्या ऐसा संबंध रहेगा, इसका वर्णन 352 से 356 अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है, क्या है? जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित, ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? 1961 में। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? तो जनसंख्या कंट्रोल और परिवार नियोजन, ये इस पर राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र भी। तो जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाए उसे ही समवर्ती सूची में रखा जा सकता है। ठीक है, तो जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल बिहार के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इसके बाद भूगोल और ईवीएस के प्रश्नों को देखिए शामिल किया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे स्किप ना किया करिए, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को फ्री में यहाँ पर 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन
एग्ज़ाम तक आप लोगों को पक्का मिल जाएंगे। और आप लोगों ने अगर इसमें से ही एक भी आंसर को बिना स्किप किए तैयार कर लिया तो आपको एक सीट लेने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली। ठीक है, विषुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में। माउंट एवरेस्ट नहीं है, एरेबस है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? ये स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? आयन मंडल। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह से सबसे दूर है और 5वें नंबर की मंडल है, तो इसे आयन मंडल कहते हैं। आगे, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह भी आयन मंडल में स्थित होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा करके आपसे आयन मंडल को चूज़ करवाना चाहता है, इसलिए क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। आगे, वायुमंडल में किस विभाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? कहाँ पर? क्षोभ मंडल पर, जहाँ पर सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे बारिश, तूफान, आंधी, कुछ भी हो, तो ये सब क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट, सामान्य वायुदाब पाया जाता है कहाँ पर? सागर तल पर। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तूफानी मौसम का। कहते नहीं बहुत उमस हो रही है, लगता है तूफान आएगा, तो ये क्या होता है? नमी आने लगती है ना मौसम में, तो ये तूफानी मौसम का सूचक होती है। आगे, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। उच्च दाब से भूमध्य सागर बीच में स्थित है, आपको बताया था, यानी समुद्र से जो हवाएं भूमध्य सागर की तरफ चलेंगी उसे हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। ठीक, आगे, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात अंडाकार होता है। ठीक है, देखा नहीं, गोल गोल घुमा आता रहता है चक्रवात। आगे, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु। अब बिहार के सामान्य ज्ञान से भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बिहार में एग्जाम है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। नेक्स्ट, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, कौन सी है? सफ़ेदा। ठीक है, आगे, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी का। आगे, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट, बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। नेक्स्ट, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? कोसी नदी में, क्योंकि ये में आए दिन तूफान, बाढ़ वगैरह आया करती है। आगे, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? किसमें? मखाने में। ठीक है, इसको जीआई टैग भी मिल गया अब तो। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन। ठीक है, आगे, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर, बिहार में। आगे, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र भी हाजीपुर है, यहाँ के केले फेमस हैं। आगे, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य बिहार है। नेक्स्ट, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में। ठीक है, ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। ठीक है, आगे, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील। ठीक है, अनुपम झील बिहार में है। आगे, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, तो कितना बड़ा इतिहास है, लेकिन आप लोगों को
इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम में आने योग्य हैं उन्हीं को सम्मिलित किया गया है। तो सामान्य ज्ञान यानी सामान्य ज्ञान, इसको तो आना एज अ टीचर के रूप में ज़रूरी है। तो आप लोग पढ़ते चलिए। कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद बिन कासिम। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आगे, किसके समाधि के कारण नादेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि है, ठीक है, इसीलिए इसको नादेड़ गुरुद्वारा को पवित्र माना जाता है। आगे, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद ने। 17 बार इसने आक्रमण किया, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो अजंता की गुफाएं, जो इसमें कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो, इन सब से पुराना अजंता की गुफाएं हैं, जो कि एमपी में है। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। नेक्स्ट, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? बौद्धों का, ठीक है। आगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, है ना। आगे, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1526 में। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध। आगे, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? 1763 में। नेक्स्ट, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बस आप रटते जाइए या बार बार सुनते जाइए, आपको खुद ही रट जाएगा। आगे, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? झांसी की रानी भारत की प्रथम पूर्णतः यानी पूरी रंगीन फिल्म है, ठीक है, तो ये झांसी की रानी। नेक्स्ट, ऐसे हाल में ही बीएसएफ का नया डीजी नियुक्त किया गया, किसे? नितिन अग्रवाल। ये हाल में बीएसएफ का नया डीजी नियुक्त किया नितिन अग्रवाल। तो यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डालना भूल गए हैं, ये है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ठीक है, और ये 2023 के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हाल में ही बीएसएफ का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया? तो नितिन अग्रवाल, बीएसएफ का नया डीजी। आगे, केंद्र सरकार ने हाल में ही किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? किसके? अनसुईया उड़के के नेतृत्व में। कहाँ पर? मणिपुर में। नेक्स्ट है, हाल में ही रिकॉर्ड 23वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीता, किसने? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट, हाल में ही किस राज्य में जिला स्तरीय क्रेता विक्रेता कार्यशाला आयोजित किया गया है? ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जिसमें क्रेता या विक्रेता की कार्यशाला आयोजित की गई है। हाल में ही रिकॉर्ड पेश हुआ पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो आईआईटी मद्रास ने। ये कहाँ पर है? देखिए, ये ग्रैंड स्लैम खिताब मद्रास, यानी मद्रास तो अपने चेन्नई को ही बोलते हैं ना। आगे, किस आईआईटी ने हाल में ही सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया? किसने? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट, हाल में ही किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता? किसने? भारत ने। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोरिया को हराकर क्या जीता? हॉकी जूनियर एशिया कप। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल में ही सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई? तो लर्न मतलब पढ़ना, अर्न मतलब कमाना, ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो लर्न एंड अर्न योजना माने पढ़ाई भी करो और अपना खर्चा भी निकालो, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। नेक्स्ट, 2023 का कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा? यूएई, ठीक है, ये अपना व्यापार भारत में खोल रहा है और चौथे नंबर में सबसे बड़ा निवेशक बनके उभरा। आगे, बाल श्रम निषेध दिवस हाल में कब मनाया गया? 12 जून को, ठीक है। हाल में ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक हाल में ही कहाँ पर हुई? तो वाराणसी में,
ठीक है, 3 दिवस का था G20 विकास मंत्रियों की एक बैठक, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कितने रुपए की आपदा प्रबंधन योजना की घोषणा की गई? तो ये है 8,000 करोड़ रुपए की। अभी बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, कहीं बाढ़ कहीं कुछ आएगा, तो इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य द्वारा पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन प्रदान की घोषणा की गई? तो हरियाणा में, यानी जिन लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है उन्हें अब 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। तो बिहार में भी इस योजना को लागू करना चाहिए ना, ताकि लोग अच्छा काम कर सकें। और हमारा अंतिम प्रश्न, रज महोत्सव का आयोजन हाल में ही किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में। ठीक है, और इसके बाद देश के किस IIT संस्थान द्वारा भारत का पहला डाई मिथाइल ईंधन चलित ट्रैक्टर इंजन का निर्माण किया? किसने? कानपुर IIT ने। ठीक है, किसने? मिथाइल की ईंधन चलित ट्रैक्टर इंजन का, जो मिथाइल से चलता हो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद।